नमस्कार, मैं डॉक्टर विकास कुमार, प्रिंसिपल सनातन धर्म इंटर कॉलेज मीरापुर, जिला मुजफ्फरनगर, आप सभी का अभिनंदन करता हूं। मैं आज कक्षा 10 भौतिक विज्ञान विषय प्रथम अध्याय प्रकाश का परावर्तन व अपवर्तन के अंतर्गत प्रकाश का अपवर्तन विषय पर आपसे चर्चा करूंगा। चर्चा आरंभ करने से पूर्व मैं आपसे एक घटना पर डिस्कस करना चाहता हूं। जब हम स्विमिंग पूल में या गांव में किसी तालाब में नहाते हैं, तब हमें आनंद की प्राप्ति होती है, किंतु उसके साथ साथ जब हम अपने तली की ओर देखते हैं, उसके तल की ओर स्विमिंग पूल के, तब हमें कैसा लगता है कि जैसे वो तल ऊपर आ गया हो, थोड़ा सा तल की गहराई जो है स्विमिंग पूल की थोड़ी घट गई हो। अपने पैरों की जो ऊंचाई है वो भी हमें कम होती हुई प्रतीत होती है। ऐसा होता है, आपने सोचा ऐसा क्यों होता है? कभी आपने ऐसा देखा कि कभी ऐसा होता है कि एक हमने अपने पानी लिए गिलास में और उस पानी में एक मैं सीधी पेंसिल बिल्कुल डाल दूं और उस सीधी पेंसिल को अगर मैं ऊपर से देख रहा हूं तब उस पेंसिल में मुझे बिल्कुल सीधी दिखाई देती है। वो पेंसिल मुझे कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं आ रही, सीधी है वो पेंसिल, बिल्कुल सीधी ऊपर से देखने पर। किंतु यदि मैं इसे तिरछा होकर देखता हूं पेंसिल को, तब यह पेंसिल ऐसा लग रहा है कि जहां वायु और जल एक दूसरे से मिल रहे हैं, वहां ये पेंसिल थोड़ी तिरछी हो गई है। वो एक दूसरे को सरफेस को पेंसिल की वो दोनों सरफेस जो कि एक जगह है यहाँ पर, किंतु यहाँ इस सरफेस पर अलग अलग मुझे दिख रही हैं। ऐसा होता है। एक आपने भी अक्सर महसूस किया होगा कि अगर एक छोटी सी बॉल मैं ले लूं और एक गिलास में पानी लिया, ये कोई जादू नहीं है, ना ये कोई जादुई बॉल है। इस बॉल को अगर मैं पानी में डिप करता हूं तो आप देखिए इस बॉल का साइज कितना बड़ा हो गया। ऊपर से देखने पे साइज मुझे बड़ा नहीं दिखता, किंतु जब मैं इसे साइड से देखता हूं, या आप क्योंकि साइड से देख रहे हैं स्क्रीन, तो आपको ये बॉल की साइज बढ़ा हुआ दिख रहा होगा। तो ये क्यों है? ये क्यों है ऐसा? इस सब का कारण प्रकाश का अपवर्तन है। कैसे? प्रकाश का अपवर्तन क्या है? मैंने बताया कि हमें जानने की जरूरत क्यों है, क्योंकि ये बहुत सी घटनाएं हमारे दैनिक जीवन में होती है जिनकी व्याख्या करना, अपने आप को ही संतुष्ट करना और बल्कि जन समुदाय को संतुष्ट करना, क्योंकि जो बच्चा विज्ञान पढ़ता है उससे अपेक्षा और लोग भी करते हैं कि वो हमारी व्याख्या करेगा। जब कोई प्रकाश किरण तिरछी गमन करती हुई एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तब दूसरे माध्यम में प्रकाश संचरण की दिशा बदल जाती है। इसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अर्थात जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है, अभिलंबत नहीं तिरछी जा रही है, क्योंकि जब मैंने गिलास में ऊपर से देखा तो मुझे पेंसिल सीधी दिखाई दी, पर जब वो उससे प्रकाश तिरछा होकर मेरी आंख में आया, तिरछा मीन्स कि तिरछा भी गमन कर रहा है और माध्यम भी बदल रहा है, तब उस प्रकाश किरण की डायरेक्शन चेंज हो जाती है। यह घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। प्रकाश का अपवर्तन सिर्फ पारदर्शी पदार्थ में ही होता है, जैसे शीशा, वायु, जल। जो मैंने आपको अभी एग्जाम्पल दिखाया, ये देखिए आप, जैसे ये सरफेस है, अगर पहले आपको क्लियर नहीं हुआ, जैसे ये सरफेस है, क्योंकि मैं इसे तिरछा यहां से देखूंगा, तो ये जब प्रकाश किरण यहां से परावर्तित होकर आएगी माध्यम बदलने पर, तो प्रकाश किरण का मार्ग चेंज हो जाएगा, उसका पथ चेंज हो जाएगा। यही अपवर्तन है और इसी कारण ये पेंसिल देखने पर, साइड से देखने पर तिरछी दिखाई देती है। जैसे ये पेंसिल है, ये यहाँ से देख रहे हैं, तो जो ये नेत्र में प्रकाश जा रहा है वो यहाँ से जैसे ही मीडियम चेंज हुआ, जल से वायु में प्रकाश किरण आई, जल से वायु में प्रकाश किरण आने पर, और चूंकि ये प्रकाश किरण यहाँ से जा रहा है, तो ये प्रकाश किरण का पथ बदल गया और हमारी आंख में गया और हमें प्रकाश किरण वो पेंसिल यहाँ की जगह यहाँ दिखाई दी, और ऐसा एहसास हुआ कि जैसे यहाँ से वो प्रकाश किरण छड़ या पेंसिल तिरछी हो गई और थोड़ा उसका तल भी ऊपर उठ गया। अगर हम किसी सिक्के को पानी में डाल दें
और बाहर से देखें तो सिक्का भी हमें ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा। अगर आप साइड से खड़े हैं और एक टैंक में या पानी से भरे बीकर में आप सिक्का डाल दें, आप एक बार फिर ट्राई करके उस सिक्के को निकाल नहीं सकते, क्योंकि वो आपको ऐसा एहसास होगा कि सिक्का अपनी वास्तविक स्थिति से ऊपर है। आप जो आभासी स्थिति है, हाथ से वही सिक्का उठाना चाहेंगे, नीचे से नहीं उठेगा सिक्का आपसे। जैसे ये व्यक्ति एक फिश को मारना चाह रहे हैं, किंतु जैसे ही प्रकाश किरण जल से वायु में आती है तो वो प्रकाश किरण अपने मार्ग से थोड़ा विचलित हो जाती है, और जब ये प्रकाश किरण इस व्यक्ति की आंख में जा रही है तब उस व्यक्ति को इस मछली की आभासी स्थिति दिखाई देगी, और यह स्थिति वास्तविक स्थिति से थोड़ा ऊपर होगी। कांच के गिलास में रखी पेंसिल या चम्मच का मुड़ी नजर आना, कांच के गिलास में रखा सिक्का उठा हुआ नजर आना, कांच के बर्तन में रखा नींबू, मैंने एक बॉल रखी थी, आप बॉल की जगह नींबू या गिलास का कोई भी चीज आप रख लीजिए, उसमें धातु की रख लीजिए, अपने वास्तविक आकार से बड़ा दिखता है। स्विमिंग पूल में खड़े होने पर तल थोड़ा ऊपर और अपने पैर छोटे हुए महसूस दिखते हैं। इन सब का कारण प्रकाश का अपवर्तन है। तारों का टिमटिमाना, हीरे का चमकना आदि आश्चर्यजनक घटनाओं का कारण भी प्रकाश का अपवर्तन है। हमारे आंखों के देखने का प्रोसेस तक अपवर्तन है। कैसे? जब कोई प्रकाश किरण परावर्तित होकर हमारी आंख में जाती है तो हमारी आंख में तो लिक्विड होता है, और उस लिक्विड से ही प्रकाश का अपवर्तन होता है। एक क्वेश्चन उठता है कि माध्यम बदलने पर ऐसा हुआ ही क्यों? ऐसा क्यों होता है कि माध्यम चेंज हुआ, प्रकाश तिरछा आपतित हुआ, माध्यम चेंज हुआ, ये दो कारण हुए, उसके बाद प्रकाश किरण मुड़ गई। क्यों मुड़ गई भाई? और अगर मैं पानी की जगह वो सिक्का ग्लिसरीन में रख दूं, या उसमें बीकर में केरोसिन ऑयल ले लें या कोई और लिक्विड ले लें, क्या तब भी सिक्का उतना ही ऊपर दिखाई देगा? क्या तब भी अगर मैं इस गिलास में पानी की जगह ग्लिसरीन रख दूं और तब ये बॉल को डिप करूं, क्या बॉल तब भी उतनी ही ज्यादा डायमीटर की दिखाई देगी या उससे कम? ये दो क्वेश्चन उठते हैं। और कारण क्या है ऐसा? इसका एकमात्र कारण है जो आरंभ में आपको बताता हूं, कारण तो और भी हो सकते हैं, कि प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है। जैसे जैसे माध्यम चेंज होता है, प्रकाश की चाल भी चेंज होती है, स्पीड ऑफ लाइट चेंज होती है। जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तब दूसरे माध्यम में जाने पर उसकी चाल या तो घट जाती है या बढ़ जाती है। चाल में परिवर्तन होने के अनुसार ही प्रकाश अपने मार्ग से विचलित होता है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। अन्य माध्यमों में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड से कम होती है। प्रकाश की चाल को स्मॉल सी से हम व्यक्त करते हैं। कांच, जल आदि पारदर्शी माध्यमों में प्रकाश की चाल हमेशा निर्वात में प्रकाश की चाल से कम होती है। एक नया शब्द आएगा, अपवर्तनांक, और अपवर्तनांक ही रेस्पॉन्सिबल है अपवर्तन के लिए। निर्वात में प्रकाश की चाल c और किसी माध्यम में प्रकाश की चाल v के अनुपात को उस माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। अगर कोई माध्यम है, उस माध्यम में प्रकाश की चाल क्या है और निर्वात में प्रकाश की चाल क्या है, निर्वात में प्रकाश की चाल और उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को माध्यम का निर्वात के सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। इसे स्मॉल n से व्यक्त करते हैं। इसका कोई मात्रक नहीं होता है। n = c/v। चूंकि किसी भी माध्यम में प्रकाश की चाल निर्वात में प्रकाश की चाल से कम होती है, अर्थात v का मान c से हमेशा कम होता है, और जब आप कम मान से ज्यादा मान को भाग करते हैं तब मान हमेशा 1 से ज्यादा आएगा। इस प्रकार मैं कह सकता हूं कि अपवर्तनांक का मान हमेशा 1 से ज्यादा होता है। जल का वायु या निर्वात के सापेक्ष अपवर्तनांक 1.33 होता है। क्राउन ग्लास का अपवर्तनांक 1.52 होता है और डायमंड का अपवर्तनांक 2.42 होता है। प्रकाश किरण
जितने अधिक अपवर्तनांक वाले माध्यम में प्रवेश करेगी उतना ही अधिक अपने मार्ग से विचलित होगी। मतलब अब अगर इस गिलास में पानी की जगह कोई ऐसा माध्यम रख दूं जिसका अपवर्तनांक पानी से ज्यादा हो, तब प्रकाश किरण ज्यादा विचलित होगी, वो पेंसिल ज्यादा तिरछी दिखाई देगी, बॉल का साइज और ज्यादा बड़ा हो जाएगा। अर्थात डिपेंड करता है कि इस गिलास के अंदर पानी है तब पेंसिल का मुड़ना, और पानी की जगह दूसरा कोई लिक्विड है तब पेंसिल का मुड़ना अलग अलग होगा। बॉल डालूंगा तो बॉल का साइज भी जो माध्यम है उसके अपवर्तनांक पर निर्भर करेगा। ये एक XY तल है और यह XY तल दो माध्यमों को अलग अलग करता है। इसके ऊपर एक अलग माध्यम है और नीचे एक अलग माध्यम है। ये एक प्रकाश किरण है PQ, और ये एक पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है, और यह प्रकाश किरण तिरछी आपतित है। देखिए आप, तिरछा स्पष्ट है कि तिरछी आपतित है। जिस बिंदु पर वो आपतित हो रही है Q पर, उस बिंदु को हम आपतन बिंदु कहते हैं। Q आपतन बिंदु है और ये किरण PQ आपतित किरण कहलाती है। बिंदु Q पर एक सतह पर, जो ये दोनों की एक सतह है, अंतरा पृष्ठ है, जो इन दोनों माध्यमों को अलग अलग कर रहा है, इस पृष्ठ पर एक अभिलंब खींच लेते हैं N1 N2, और N1 N2 को हम आपतन बिंदु पर अभिलंब कहेंगे। जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछी होकर गमन कर रही है, तब इस प्रकाश किरण की दिशा बदल जाती है। देखिए, ये सीधी जानी चाहिए थी, पर सीधी ना जाकर यह थोड़ा सा N1 N2 की तरफ झुक गई है। ये QR एक अपवर्तित किरण है। प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम हैं। पहला नियम, ये जो आपतित किरण है PQ और अपवर्तित किरण है QR, अंतरा पृष्ठ पर जो आपतन बिंदु Q है उस पर अभिलंब N1 N2, ये तीनों एक ही तल में होने चाहिए। दूसरा नियम है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को हम आपतन कोण कहते हैं। अपवर्तन कोण ये है, और अपवर्तन कोण किसे कहते हैं? आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच के कोण को हम अपवर्तन कोण R कहते हैं। ये दोनों लेटर स्मॉल हैं। दोबारा से बता देता हूं, आपतित किरण और आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण I कहते हैं। आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच बने कोण को अपवर्तन कोण हम कहते हैं। आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब और आपतित किरण के बीच बने कोण को आपतन कोण I कहते हैं। आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच बने कोण को हम अपवर्तन कोण स्मॉल r कहते हैं। अपवर्तन के दो नियम मैंने बताए। पहले नियम की मैं चर्चा कर चुका हूं कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण व दोनों माध्यमों को पृथक करने वाले पृष्ठ के आपतन बिंदु पर अभिलंब सभी एक ही तल में होने चाहिए। दूसरा नियम, प्रकाश के किसी निश्चित रंग तथा निश्चित माध्यमों के युग्म के लिए आपतन कोण की जिया व अपवर्तन कोण की जिया का अनुपात नियत रहता है। इस नियम को स्नेल का नियम भी कहते हैं। आप समझ लीजिए, ये जो आपतन कोण है इसकी जिया मीन्स साइन I, और ये जो अपवर्तन कोण है इसकी जिया मीन्स साइन R का अनुपात नियत रहता है। और यदि आपतन कोण I है, अपवर्तन कोण R है, तब साइन I बटा साइन R इज इक्वल टू नियतांक। इस नियतांक को पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहा जाता है। इसे स्नेल का अपवर्तन नियम भी हम कहते हैं। किसी प्रकाश किरण का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश का अपने मार्ग से मुड़ जाना सिर्फ माध्यम के अपवर्तनांक पर ही निर्भर नहीं करता है, बल्कि यह आपतन कोण पर भी निर्भर करता है। अभी तक हम कह रहे थे कि आपतन कोण इसका रिस्पॉन्सिबल जिम्मेदार है, किंतु
अपवर्तनांक के साथ साथ आपतन कोण भी चेंज कर सकता है कि प्रकाश किरण कितना मुड़ेगी या नहीं मुड़ेगी। जैसे ये दो माध्यम हैं, वायु और कांच। एक प्रकाश किरण वायु से कांच में आ रही है, परंतु वह प्रकाश किरण वायु से कांच में जो जा रही है वो तिरछी आपतित नहीं होती है, वो लंबवत आपतित हो रही है। और जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है किंतु वह अभिलंबत आपतित होती है, तब वह प्रकाश किरण अपने मार्ग से विचलित नहीं होती है। ये देखिए, प्रकाश किरण जैसी थी वैसी सीधी निकल गई और यह अपने मार्ग से विचलित नहीं हुई। इसका कारण, जब दूसरे माध्यम में जाने पर भी यह प्रकाश किरण विचलित नहीं होती है, अर्थात आपतन कोण 0 है इसका, क्योंकि यह अभिलंबत आपतित है। स्नेल का नियम मैंने आपको बताया था, और स्नेल का नियम था n = sin I अपॉन sin R। मैंने I की वैल्यू पुट की, n = sin 0 अपॉन sin R। sin 0 का मान 0 होता है और मैंने sin 0 का मान 0 यहाँ लगाया, sin R का मान 0 आ गया और R = 0 हो गया। अतः अपवर्तन के लिए प्रकाश किरण को तिरछा ही आपतित करना होगा। और अपवर्तन की सही डेफिनेशन जो है कि जब कोई प्रकाश किरण तिरछा गमन करते हुए एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तब वह प्रकाश किरण थोड़ा विचलित हो जाती है, उसका पथ बदल जाता है और इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। सघन व विरल माध्यम। माध्यम दो प्रकार के हो सकते हैं, सघन और विरल। वह माध्यम जिसका अपवर्तनांक अधिक कम होता है वह विरल माध्यम कहलाता है, और वह माध्यम जिसका अपवर्तनांक अधिक होता है वह सघन माध्यम कहलाता है। एक माध्यम जिसका अपवर्तनांक कम है वो विरल माध्यम, और वह माध्यम जिसका अपवर्तनांक ज्यादा है वो सघन माध्यम, डेंस मीडियम, विरल रेयर मीडियम। किसी माध्यम का सघन या विरल होना इस तथ्य पर निर्भर करता है कि हम उस माध्यम की तुलना किस माध्यम से कर रहे हैं। एक व्यक्ति है, उस व्यक्ति के अकाउंट में 10 लाख रुपए हैं। उस व्यक्ति को आप अमीर की श्रेणी में रखेंगे या गरीब की श्रेणी में? कोई भी व्यक्ति या कोई भी चीज की तुलना हमेशा किसी दूसरे से होती है। हमेशा पैसों की तुलना भी, आर्थिक रूप से भी तुलना दूसरे से कर सकते हैं। अगर मैं कहूं जिस व्यक्ति के अकाउंट में 10 लाख रुपए हैं, आप ये बताइए कि वो अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी की कंपैरिजन में गरीब है या अमीर है? आप एकदम से कहेंगे वो तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि उनके लिए 10 लाख रुपए क्या है? 10 लाख रुपए कुछ भी तो नहीं, तो वो व्यक्ति बहुत ज्यादा गरीब आप मान लेंगे। परंतु अगर उसी व्यक्ति की कंपैरिजन मैं करने को आपसे कहूं एक ऐसे व्यक्ति से जिसके अकाउंट में ही 1000 या 2000 रुपए हैं, तब क्या कहेंगे? अरे भैया तो बहुत मालदार व्यक्ति है, बहुत अमीर व्यक्ति है। अर्थात इसी प्रकार कोई मीडियम भी, कोई माध्यम भी ना सघन है ना विरल है। वो सघन या विरल होना वो डिपेंड करता है कि हम उसकी तुलना जो जिस माध्यम से कर रहे हैं वो माध्यम कैसा है। एक दूसरे के सापेक्ष उनकी हम गणना करेंगे। किसी माध्यम का सघन या विरल होना इस तथ्य पर निर्भर करता है कि हम उस माध्यम की तुलना किस माध्यम से कर रहे हैं। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि जल कैसा माध्यम है, सघन है या विरल है, तब आपका क्या जवाब होगा? अगर मैं जल की कंपैरिजन, जल की तुलना वायु से करता हूं, तब आप क्या कहेंगे कि जल वायु की अपेक्षा सघन है। और अगर मैं जल और कांच की बात करूं, तब क्या कहेंगे? आप देखेंगे कांच ज्यादा सघन है, तो आप कहेंगे जल कांच की तुलना में विरल है, ऐसा आप कहेंगे। एक कंफ्यूजन और रहता है कि अपवर्तनांक ज्यादा होना, यह कोई जरूरी नहीं कि अपवर्तनांक ज्यादा उसी का होगा जिसका द्रव्यमान घनत्व ज्यादा होगा ना। द्रव्यमान घनत्व, एक एग्जाम्पल मैं लेता हूं, केरोसिन तेल है। आपने देखा होगा कि जब हमारे आसपास कहीं मच्छर वगैरह ज्यादा हो जाते हैं, जोड़े में, किसी जहां पानी भर रहा है तालाब में, तो मिट्टी का तेल डाल देते हैं, केरोसिन तेल, और केरोसिन तेल पानी के ऊपर तैरता है। इसका क्या अर्थ है कि केरोसिन तेल का जो घनत्व है वो जल से कम है।
कैरोसिन तेल का द्रव्यमान घनत्व जो है जल से कम है, परंतु कैरोसिन तेल का जो अपवर्तनांक है वो जल से ज्यादा होता है। अर्थात यह भी आवश्यक नहीं है कि प्रकाशित सघन माध्यम का द्रव्यमान घनत्व भी ज्यादा हो। कैरोसिन तेल का अपवर्तनांक जल से अधिक है, अर्थात कैरोसिन तेल जल की अपेक्षा अधिक प्रकाशित सघन है, जबकि उसका द्रव्यमान घनत्व जल से कम है। जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तब उसकी आवृत्ति चेंज नहीं होती है। यह बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बुक में भी और अन्य बुक्स में भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। हमारे एग्जाम में आता है कि कौन सा ऐसा गुण प्रकाश का है जो माध्यम के बदलने पर नहीं बदलता है, और वो गुण मैंने आपको बताया कि आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी एक ऐसा गुण है जो माध्यम बदलने पर चेंज नहीं होता है। ये दो प्रकार के माध्यम अब आज आपको समझ आए, एक सघन एक विरल। और जब भी कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल में आती है, देखिए ऊपर ज्यादा डार्क है, नीचे लाइट है, और एक प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में आ रही है और तिरछा होकर आ रही है, तिरछी आपतित है। जब भी कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में आती है तब उसकी चाल बढ़ जाती है, विरल माध्यम में चाल ज्यादा होगी और वो प्रकाश किरण हमेशा अविलंब से दूर हट जाएगी। आप देखिए ये प्रकाश किरण आ रही थी, ये सीधी ऐसे जाना चाहती थी डॉटेड, किंतु ये ऐसे नहीं जाएगी, अविलंब से दूर हट जाएगी। और इसके विपरीत अगर मैं बात करूं कि एक प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आ रही है, तिरछी आपतित है, तब उसका भी मार्ग बदलेगा, किंतु उसका मार्ग पहले से विपरीत होता है और यह प्रकाश किरण अविलंब की ओर झुक जाती है, क्योंकि जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तब उसकी चाल कम हो जाती है और वह अविलंब के पास आ जाती है। ये कुछ लेटर्स लिखे हैं, सिंबल्स हैं, जैसे ए एंड डब्ल्यू। ए एंड डब्ल्यू का अर्थ क्या है? ए एंड डब्ल्यू का अर्थ है ए फॉर एयर, डब्ल्यू फॉर वाटर। ए फॉर एयर, जी फॉर ग्लास मीन्स कांच, डब्ल्यू फॉर वाटर, ए फॉर एयर, जी फॉर ग्लास, ए फॉर एयर। ए एंड डब्ल्यू का अर्थ है वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। जिसके सापेक्ष वो लेटर पहले लिखेंगे, स्मॉल लेटर्स में लिखेंगे, अपवर्तनांक भी स्मॉल एन होता है, और जिसका अपवर्तनांक वो बाद में। एएनजी का क्या अर्थ है? वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। WNA का क्या अर्थ है? WNA का क्या अर्थ है? जल के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक। GNA का क्या अर्थ है? G फॉर ग्लास, A फॉर एयर। जो पहले लेटर लिखा है उसके सापेक्ष और जो बाद में लेटर लिखा है उसका। तो GNA का अर्थ है कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक। प्रकाश किरणों की उत्कर्वणीयता, इसका क्या अर्थ है? जैसे मैंने बताया कि जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से तिरछा गमन करते हुए दूसरे माध्यम में जाती है तब वह प्रकाश किरण अपने मार्ग से कुछ विचलित हो जाती है, उसका दिशा बदल जाती है। अगर ऐसी व्यवस्था की जाए कि वो प्रकाश किरण फिर से दूसरे माध्यम से पहले माध्यम में आना चाहे या आ जाए, तब क्या होगा? देखिए, अगर एक प्रकाश किरण ओ से चलती है, तिरछी आपतित होती है, गमन करते हुए ए पर आपतित होती है और ए पर आपतित होने के बाद उसका रास्ता बदल जाता है, वो अपवर्तित हो जाता है। अगर मैं इस प्रकाश किरण को उल्टा लाऊं, बी से ए की तरफ, तब क्या होगा? यह बी से ए की तरफ आएगी। पहले प्रकाश किरण जो अविलंब की ओर झुक गई, क्योंकि विरल से सघन में आ रही थी, और जब यह प्रकाश किरण वापस जाएगी तब यह प्रकाश किरण सघन से विरल में जाएगी और यह प्रकाश किरण अविलंब से उतनी ही दूर होगी जितनी दूर ये झुक गई। यानी जिस रास्ते से ओ से ए आई, ए से बी की तरफ चली गई, और अगर बी से ए की तरफ आएगी तब यह प्रकाश किरण ए से ओ की तरफ चली जाएगी। ये ऐसा होगा। पहली स्थिति की बात करता हूं। कौन सी स्थिति की बात करता हूं? कि जब प्रकाश किरण ओ से ए की ओर आई, विरल से सघन माध्यम में जा रही है,
तब यह प्रकाश किरण अविलंब की ओर झुक गई। आपतन कोण I है, अपवर्तन कोण R है, पहली स्थिति में। और जब प्रकाश किरण वापस बैक जा रही है तब आपतन कोण R होगा और अपवर्तन कोण I होगा। आप इसे ध्यान से देखिए। यदि प्रकाश किरण वायु से कांच में आने की बात चल रही है कि ऊपर वाला माध्यम, ये वाला माध्यम वायु है और ये वाला माध्यम कांच है। अगर प्रकाश किरण वायु से कांच में आ रही है तब आपतन कोण I है, कांच में अपवर्तन कोण R है, तब वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ANG की वैल्यू स्नेल के नियम से sin I अपॉन sin R होगी। और यदि कांच के भीतर प्रकाश किरण VA दिशा में चले यानी वापस हो गई, तब कांच में आपतन कोण R होगा तथा वायु में अपवर्तन कोण I होगा। तब I की जगह R हो जाएगा और R की जगह I, ANG की जगह GNA। क्योंकि पहले प्रकाश किरण वायु से कांच में जा रही थी, तब हम बात कर रहे थे वायु के सापेक्ष कांच के अपवर्तनांक की। और जब किरण वापस गई तो हम कांच से वायु में जा रही है और हम बात करेंगे कांच के सापेक्ष वायु के अपवर्तनांक की sin R अपॉन sin I। और इन दोनों समीकरणों की सहायता से हम देख सकते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं और हम कह सकते हैं ANG इक्वल टू 1 अपॉन GNA। अर्थात हम कह सकते हैं कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक अगर x अपॉन y है, तब कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक y अपॉन x होगा। ये देखिए आप, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक बराबर 1/WNA, ANG बराबर 1 अपॉन GNA, GNW इक्वल टू 1 अपॉन WNG। एक न्यूमेरिकल देता हूं। वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2 है, तब कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक कितना होगा। आप समझ गए होंगे कि वायु के सापेक्ष जो कांच का अपवर्तनांक है और कांच के सापेक्ष जो वायु का अपवर्तनांक है वो एक दूसरे के उल्टे हैं। वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ANG, कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक GNA और ANG की वैल्यू GNA की उल्टी होती है। फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं और 3/2 का आंसर आ जाएगा 2/3।